लास्ट टाइम क्या किया था मैंने? कहाँ तक कॉल कर लिया था? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा, हीट कैपेसिटी। ओके। में ग्राफ किया था। हम्म। लास्ट में ग्राफ किया था। ओके। सुमने हीट, राइट राइट। एक बार रिवाइज करो, उस पर कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का असाइनमेंट था ना ग्रुप में? Sir, can I just come in 3 minutes? ओके। हम्म। वो प्रॉपर्टीज में था। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में दोबारा सेंड कर रहा हूँ उसको। मैकेनिकल वाले में ही थर्मल है। देखो, मैंने अभी सेंड किया है। क्वेश्चन 53 करो। क्वेश्चन नंबर 53 ऑन पेज 18। मिल गया? A 5 gram piece of ice at minus 20 degrees Celsius put into 10 gram of water. अच्छा, 1 minute 1 minute. This is based on ये अभी हमने किया नहीं, कैलोरीमेट्री का पार्ट है। अभी रुको 1 मिनट। क्वेश्चन 4 करते हैं ऑन पेज 13।
Calculate the heat required to convert 3 kg of ice. So we have 3 kg of ice at minus 12 degrees Celsius, and you're going to convert this into steam. Convert into steam at 100 degrees Celsius, right? 3 kg आइस को, जो कि 12 माइनस 12 डिग्री सेल्सियस पे है, हमें कन्वर्ट करना है स्टीम में। एंड सारी वैल्यूज दे रखी हैं। इफ यू वांट यू कैन फर्स्ट यूज सीजीएस एंड देन एंड में वी कैन कन्वर्ट इनटू जूल, वो भी कर सकते हैं कि उसमें कैलकुलेशंस कम होंगी। या तुम अगर एसआई यूनिट्स में करना है तो एसआई यूनिट्स में कर लो, बिकॉज सारी वैल्यूज तुम्हें दे रखी हैं। सबसे पहले 3 kg आइस एट माइनस 12 डिग्री सेल्सियस से तुम्हें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 0 डिग्री सेल्सियस आइस में। दिस इज द फर्स्ट कन्वर्शन, ठीक है। इसमें देर इज टेम्परेचर चेंज, देर इज नो फेज चेंज। तो अगर टेम्परेचर चेंज अगर हो रहा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? Q इज इक्वल टू एम एस आइस डेल्टा थीटा। तो अगर मैं सीजीएस यूनिट करूं यूज तो कैलकुलेशन मेरी कम हो जाएगी। ग्राम में कन्वर्ट किया, आइस का सीजीएस में होता है 0.5, एंड टेम्परेचर चेंज कितना हो गया? 12 डिग्री। इसमें मैग्नीट्यूड लिया जाता है हमेशा, ठीक है। वैसे भी देखा जाए तो जीरो फाइनल है, 0 माइनस माइनस 12 12 हो जाएगा। सीजीएस में करने से कैलकुलेशन थोड़ी कम है, एंड में हम इसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। ये देखो कितना आ रहा है, 18,000 कैलोरीज। दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या हुई? 3,000 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। इस बार फेज चेंज हो रहा है बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है। So since temperature is not increasing or decreasing, temperature is not changing, there is a phase change. Phase change में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? m इंटू एल एफ। m इंटू एल, m इंटू एल एफ हो जाएगा मास 3,000 ग्राम, एल एफ आइस का होता है 80 कैलोरीज। तो Q2 आ जाएगा 240,000। एनर्जी नंबर 2। Third energy would be when now we have water at 0 degree Celsius. 3,000 gram water at 0 degree Celsius to 100 degree Celsius water. This time there's a temperature change, state change नहीं हो रहा है, लिक्विड टू लिक्विड है। तो इस बार कितना होगा कैलकुलेशन? Q इज इक्वल टू एम एस वाटर इंटू डेल्टा थीटा। तो Q3 हो जाएगा, एम इज 3,000, एसओ वाटर 1 होता है कैलोरीज में, एंड इट इज 100। तो Q3 कितना आ गया? 20. Oh, 300। हम्म, yeah. 300,000। उन्होंने latent heat of fusion 3.35 into 10 की पावर 5 दिया हुआ है। वो एसआई यूनिट में दी है, मैं सीजीएस में कर रहा हूँ, ये तो मैं बोल रहा था
कि सीजीएस में करेंगे तो मैं कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। नहीं, फिर आपने उसको 80 कैसे लिख लिया? 80 होता है ना, 80 कैलोरीज पर ग्राम। 80 कैलोरीज पर ग्राम होता है एलएफ। ये आपको याद है? नहीं, पूछा मैंने अभी किसी से। तुमने बताया तो 80। पर उन्होंने तो अलग वैल्यू दी है। नहीं आएगा, एंड में सेम आंसर आएगा। अभी हम कैलोरीज में कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए हमारी, वरना बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। फोर्थ पार्ट में वापस फेज चेंज हो रहा है। 3000 ग्राम वाटर एट कितने टेम्परेचर पे, 100 डिग्री सेल्सियस, टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। इस बार फेज चेंज हो रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला होगा, M × LF। मास 3000 एंड ये होता है 540 कैलोरीज पर ग्राम। Q4 आ गया 160 इन चारों को ऐड कर दो, एंड में मल्टीप्लाई कर दो 4.2 से, जूल में आंसर आ जाएगा। तुम वैसे भी कर सकते हो, ऐसा यूनिट में दे रखा था उससे सीधा जूल में आएगा आंसर। आई थिंक उसमें किलो जूल दे रखा है ना। तो आज तो तुम खुश होनी चाहिए दिव्या। 29 मार्क्स आ गए तुम्हारे फिजिक्स में ऑन 30। हैप्पी हो? 30 एक्सपेक्ट किए थे। एक्सपेक्टेशन तो कोई बात नहीं, कहाँ कटे मार्क्स। सर ने बोला मैंने किसी एमसीक्यू में काटे, बट मैंने जितना देखा था मेरे एमसीक्यू सही थे। तो कोई बात नहीं, चेक कर लेना पेपर अपना। और हाईएस्ट तुम्हारी है फिर, क्या बात है। कितना आ रहा है इनका टोटल? इन सभी का सम निकाल लो, दैट इज द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड। 1,620,000, next is 300,000, then 240,000, and then 18,000। तो 0,008 हो गया। कितना आ रहा है, 7। क्या आ रहा है, 2,178,000 कैलोरीज टोटल हीट। 2,178,000 कैलोरीज, इसको 4.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जूल में आंसर आएगा। और फिर 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किलो जूल में आंसर आ जाएगा। क्या आंसर है फाइनल? व्हाट इज द फाइनल आंसर? ओके, पीछे देखो आंसर में क्या आंसर है। 9,000 समथिंग आ रहा है ना। 9147.6। ठीक, किलो जूल। तो अगर हम शुरू में भी ये यूज कर लेते जो वैल्यू से मैं दे रखी थी, तो यही आंसर आता, बट उसमें था थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता। तो इफ विल बी गुड इफ यू कैन रिमेम्बर इन सीजीएस। सीजीएस में वाटर का स्पेसिफिक 1 होता है, 1 कैलोरी पर ग्राम। 4200 से मल्टीप्लाई जूल पर किलोग्राम में आएगा। आइस का इसका आधा होता है, ऐसे याद कर लो, 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। केल्विन भी आएगा इसमें ना, पर केल्विन और डिग्री सेल्सियस। LF इज 80 कैलोरीज पर ग्राम एंड LV होता है 540। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं।
Suppose we have two objects which can, transmit heat with each other, A and B, but they cannot transmit or exchange heat with the surrounding. They are in an isolated system. A का टेम्परेचर ज़्यादा है, मान लो θ1, और बी का टेम्परेचर कम है. दिस इज टेम्परेचर ऑफ बी. They can exchange heat within themselves only. They cannot exchange heat with the surrounding. So spontaneous transfer of heat is always from hot object to cold object. Spontaneous transfer of heat हमेशा बॉडी एट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में होता है. हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. कॉफी या चाय का कप गर्म है, आफ्टर सम टाइम वो ठंडा हो जाएगा. ऐसा उल्टा कभी नहीं होगा कि ठंडी कप चाय रखी है वो अपने आप गर्म हो गई. स्पॉन्टेनियस ट्रांसफर हीट हमेशा हायर से लोअर टेम्परेचर में होता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर में और एसी में उल्टा होता है. रेफ्रिजरेटर या एसी में जस्ट अदर वे अराउंड, है ना. उसमें क्या होता है, जैसे रूम में एसी लगा हुआ है, अंदर का टेम्परेचर से 15 डिग्री सेल्सियस से बाहर का 45 डिग्री सेल्सियस है, स्टिल हीट विल बी डिलीवर्ड टू द हाई टेम्परेचर. ये फ्रिज में होता है. फ्रीजर का -7 -10 है, फ्रिज का 10 डिग्री सेल्सियस से सराउंडिंग बाहर का ज़्यादा है, तब भी हीट ट्रांसफर बाहर की तरफ होता है. लेकिन यहाँ पे इस तरह के हीट ट्रांसफर करने के लिए हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है. दैट इज वी हैव टू यूज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिक पावर यूज करके हमें ऐसा करना पड़ता है. वेर एज स्पॉन्टेनियस ट्रांसफर में देर इज नो एक्स्ट्रा हीट रिक्वायर्ड, नो एनर्जी रिक्वायर्ड. वो अपने आप हो जाएगा. तो क्या होगा, ए विल लूज एनर्जी, हीट बी विल गेन, है ना. एंड आफ्टर सम टाइम there will be a temperature which is called equilibrium temperature. दोनों ऑब्जेक्ट का सेम टेम्परेचर हो जाएगा. एंड इक्विलिब्रियम टेम्परेचर θ2 से बड़ा होगा और θ1 से छोटा होगा, है ना. अगर गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाओगे तो जो मिक्स वाटर बनेगा उसका टेम्परेचर गर्म पानी से कम होगा, ठंडे से ज़्यादा होगा. सो दिस इज नथिंग बट कैलर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. दैट इज heat lost by hot object equal to heat gained by cold object. Heat lost by A equal to heat energy gained by colder object. किया है स्कूल में. से एक्सप्लेन नहीं किया मैम ने, बट प्रिंसिपल बताया था. ओके, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. यहाँ पे हमारा assumption ये है कि वी आर there is no heat loss to the surrounding, neither heat is lost to the surrounding nor surrounding से heat gain हो रही है. So if there are two isolated objects from the surrounding which can exchange heat between themselves, then after some time they will be at equilibrium temperature such that heat lost by hot object equal to heat gained by colder object. And this is principle of calorimetry. अगर हमें इनकी स्पेसिफिक हीट भी मालूम है, सपोज इसका मास m1 है, इसकी स्पेसिफिक s1 है, इसका मास m2 है, स्पेसिफिक हीट s2 है, तो हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं. हीट लॉस बाय ए कितना होगा, m1 s1, टेम्परेचर चेंज कितना हुआ इसका, θ1 माइनस θf. वेर एज हीट गेन्ड बाय भी कितना होगा, मास m2 है, s2 स्पेसिफिक हीट, एंड टेम्परेचर चेंज विल बी दिस.
ये होता है। क्वेश्चन नंबर 3 करो। क्या बात है नंदिनी, टाइम मिल गया तुम्हें आज? फिर आज मेरा टेस्ट था स्कूल का, तो फिर सो गई थी 1 घंटे। पिछली क्लास में तो सो गई थी तुम। पिछली क्लास में क्या हुआ था? पिछली क्लास से केमिस्ट्री का टेस्ट था तो वहां जाना। तो तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा आज क्या हो रहा है, बहुत मिस हो गया है। तो मैं रिकॉर्ड देख लूंगी। देख लेना, एग्जाम के पहले जरूर देख लेना। क्वेश्चन 3 कर रहे हैं हम, असाइनमेंट का, पेज नंबर 13। हीट ऑफ फ्यूजन के लिए माइनस करना पड़ेगा। हम्म। उन्होंने हीट ऑफ फ्यूजन पूछा है, हम्म। तो मैं माइनस करूँ दो। माइनस क्या कर रहे हो? पहले ये देखो ना हो क्या रहा है यहाँ पे। कौन हीट गेन कर रहा है, कौन हीट लूज कर रहा है, ये देखो। यू हैव आइस, 0.15 kg आइस है तुम्हारे पास। 0.15 kg आइस है। उसका टेम्परेचर कितना दिया है? 0। तो ये तो हीट गेन करेगा। और इधर हमें दे रखा है वाटर एट वॉट टेम्परेचर, 50 डिग्री सेल्सियस। इसको हीट लूज करना है। इसका मास कितना है? 0.3 kg वाटर, ठीक है। तो जब इन दोनों को तुम, यही है ना क्वेश्चन? हम्म। जब इन दोनों को मिक्स करोगे तो पहले क्या होगा? ये जो आइस है, उन्होंने आइस कन्वर्ट होगा पहले। आइस एट, अच्छा 0 डिग्री है ना, तो फेस चेंज जाएगा। वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद फाइनल टेम्परेचर कितना दे रखा है? दिया हुआ हाँ 6.7। है। उसके बाद वाटर का टेम्परेचर रेज होगा एट, तो ये दो हीट इसमें आएंगी यहाँ पे, एक ये हुई Q1, एक Q2। वेरएज ये 0.3 kg वाटर है, ये सीधा सीधा किस में कन्वर्ट होगा? वाटर एट 6.7 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज अ हीट गेन एंड दिस इज अ हीट लॉस। ये तुम्हें इक्वल करना है। लेफ्ट साइड में लिखा है हीट गेन्ड, राइट साइड में हीट लॉस, दोनों को इक्वल कर दो, आंसर आ जाएगा। सो हीट गेन्ड बाय आइस इक्वल टू हीट लॉस बाय वाटर। तो जब आइस वाटर में कन्वर्ट होगा तो वो वाली हीट कैसे कैलकुलेट करते हैं? फेस चेंज हो रहा है ना इसमें, तो ये आएगा M × LF से आएगा। ये कैसे आएगा? वाटर टू वाटर टेम्परेचर राइज कर रहा है, MS Δθ से आएगा ये। यहाँ भी कैसे कैलकुलेट करो? MS Δθ, बिकॉज यहाँ भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जब भी टेम्परेचर चेंज होगा यू हैव टू यूज MS Δθ। तो लेफ्ट साइड की हीट कौन कौन सी है देखो जरा। M मास दे रखा है, 0.15 × L कर दिया मैंने, प्लस MS 0.15। S कितना होता है वाटर का? दे रखा होगा इसने 4200 या कुछ और दे रखा है? 4186। 4186 ले लो। टेम्परेचर चेंज कितना हुआ यहाँ पे? 6.7 - 0,
चेंज इन टेम्परेचर पॉजिटिव लोगे, 6.7 माइनस 0। अब राइट साइड में आएगा हीट लॉस्ट, एम एस डेल्टा थीटा, मास कितना है 0.3, एस वापस वही वाटर का 4186, एंड टेम्परेचर कितना हो रहा है 50 माइनस 6.7। अब इसको सॉल्व कर लो, चाहो तो एक टर्म को राइट में लेके 4186 कॉमन ले लो, इजी हो जाएगा थोड़ा। इसको राइट में ले जाओ और 4186 कॉमन ले लो। इनफैक्ट 0.15 भी आ सकता है कॉमन, नहीं? दिस इज 0.15 इंटू टू, 2 इंटू 50 माइनस 6.7 कितना हुआ? 43.3। माइनस दिस इज 6.7। ये आ गया, इसका ये फायदा हुआ, ये कट जाएगा। देखो ये अप्रोक्सीमेटली 80 आ रहा है ना, 80 कैलोरीज। अगर मैं 4186 को नहीं लिखता तो ये हुआ 80 कैलोरीज पर ग्राम, बट 4186 कन्वर्ट हो गया जूल में आएगा आंसर। योर आंसर विल बी जूल। कैलोरी पर ग्राम को जूल में अगर कन्वर्ट करना है, जूल पर केजी में, तो 4200 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4186 से मल्टीप्लाई करते हैं। दिस आंसर वुड बी इन टर्म्स ऑफ जूल पर केजी। हम सीजीएस यूनिट में ईआरजी लेते हैं या कैलोरी लेते हैं? देखो ऐसा होता है कि थर्मोडायनेमिक्स में, सीजीएस में प्रेफर टू टेक कैलोरीज, जबकि वो मैकेनिक्स में हमने किया था अर्ग। ये होता है। क्या आंसर आ रहा है फाइनल? काव्य कर लिया? नहीं सर, कर रही हूँ। 134880 जूल। 134? 880। बहुत ज्यादा है, इसको छोटा करो। कैसे करोगे? 1.35 10 to the power 5 और 135 किलो जूल है ना, ये आंसर आ गया। सो दिस वाज कैलोरीमेट्री। नाउ किसी भी मटेरियल का स्पेसिफिक निकालने का एक तरीका होता है, एक दिस इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड कैलोरीमीटर। तो यूजिंग कैलोरीमीटर वी कैन फाइंड स्पेसिफिक ऑफ अ मटेरियल। उनका आंसर बहुत अलग आ रहा है। क्या कितना आंसर है? 3.34 इंटू 10 की पावर। सही, उनका सही आ रहा है, मैंने कैलकुलेशन गलत कर। मतलब? मतलब मैं एक हाँ, बिकॉज 8 4 32 होता है। 15320। दिस इज 80 इंटू वो आएगा ना, 32 करीब कुछ आएगा ये। 334880 आ रहा है। 33। 4880। तो 3.34 इंटू 10 की पावर 5। हम्म, ठीक है। सो द डिवाइस कॉल्ड कैलोरीमीटर, तुमने नाम भी सुना होगा, कुछ एक्सपेरिमेंट शायद किया हो, केमिस्ट्री में किया है कैलोरीमीटर का, फिजिक्स में करा है नहीं? ओके। कैलोरीमीटर बेसिकली एक कंटेनर होता है, मेटालिक कंटेनर, जिसमें सम वाटर में बी सम अदर लिक्विड एट सम पर्टिकुलर टेम्परेचर, एंड देन उसमें हम क्या करते हैं कि एक जिस मटेरियल का तुम्हें स्पेसिफिक निकालना है उसको हीट करते हैं, उसको उसमें कैलोरीमीटर में डाल देते हैं, एंड आफ्टर सम टाइम देयर वुड बी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, एंड बाय ऑब्जर्विंग द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हम उसको स्पेसिफिक निकाल सकते हैं।
कैलोरीमीटर का तो ये डायग्राम। केमिस्ट्री में है ना थर्मो में? हाँ, केमिस्ट्री पढ़ाने लगा हूँ आज से मैं तुम्हें। केमिस्ट्री में तुम्हारा बुरा हाल है, तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अब। ठीक है, बहुत हो गया फिजिक्स। अब काव्या को फिजिक्स पसंद नहीं था तो मैंने कहा ठीक है भाई, केमिस्ट्री कर लो। तो दिस इज a container, metallic container, which is insulated from the surrounding so that there's no heat exchange with the surrounding. इंसुलेटिंग मटेरियल, वैक्यूम भी हो सकता है, ग्लास वूल भी हो सकता है, पीयू भी हो सकता है, पॉलीयूरेथीन, विच इज बेसिकली अ इंसुलेटर, बैड कंडक्टर। वैक्यूम भी बैड कंडक्टर ऑफ वो होता है। इसमें सम लिक्विड, मे बी वाटर ऑल्सो, वाटर भी हो सकता है। दिस इज स्टिरर, जिससे हम स्टिरर से हम मिक्स करते रहते हैं ताकि हीट यूनिफॉर्मली। एंड दिस इज थर्मोमीटर ऑल्सो समवेयर हियर, जिससे हम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। फोटो बना लो इसका। जिया कराया स्कूल में ये? राइट सर। नहीं? नो। अच्छा, हट गया क्या सिलेबस से? क्या? सिलेबस में तो है लेकिन ये। हाँ है, पर पता नहीं क्यों नहीं कराया। अच्छा, इसको घुमाते रहते हैं। एंड देयर इज अ सॉलिड जिसका हमें स्पेसिफिक हीट फाइंड करना है। इसका मास m1 है, इसका स्पेसिफिक s1 है जो फाइंड करना है, एंड इट्स टेम्परेचर इज θ1। इसको हीट करते हैं पहले हाई टेम्परेचर पे, और इस सॉलिड को फिर कैलोरीमीटर में डाल देते हैं। लिक्विड का मास m2 है, स्पेसिफिक s2 है, टेम्परेचर θ2 है। जो कैलोरीमीटर का मटेरियल है, कंटेनर है, उसका मास m3 है, स्पेसिफिक s3 है, एंड टेम्परेचर θ2 होगा, बिकॉज कैलोरीमीटर इन द लिक्विड विल बी एट द सेम टेम्परेचर। सिलेबस में तो होना चाहिए। So the solid is heated to high temperature and then it is put inside the calorimeter. With the help of a stirrer, we keep mixing the liquid, and after some time, there is equilibrium temperature theta f, final temperature. अब कौन हीट गेन कर रहा है, कौन हीट लूज कर रहा है? सॉलिड लूज कर रहा होगा। Heat loss by solid हम्म, will be equal to heat gained by liquid plus the container which is calorimeter. ये दोनों हीट गेन कर रहे हैं, लिख लो। अगला टेस्ट कौन सा डिसाइड हुआ था हमारा? फ्लूइड्स का ना? उसमें सब कुछ आएगा अब। फ्लूइड्स में क्या क्या है पूरा? सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, बर्नौलीज, जो भी था। तुमने टेस्ट, लास्ट दो टेस्ट मिस किए हैं अभी तक। मम्मी ने कुछ नहीं कहा? क्या बोला? खुश हूं मैं? बोलना पड़ेगा उनको, बोलती क्यों नहीं है वो? टेस्ट नहीं दे रहे हो इस चक्कर में। तो हीट लॉस बाय सॉलिड कितना होगा? मास ऑफ सॉलिड, स्पेसिफिक ऑफ सॉलिड, एंड चेंज इन टेम्परेचर। θ1 थीटा एफ से बड़ा है। ms डेल्टा थीटा यूज कर लिया बिकॉज फेस चेंज तो हो नहीं रहा है। लिक्विड कितना हीट गेन कर रहा है?
M2 S2 थीटा एफ थीटा टू से बड़ा होगा। कैलोरीमीटर M3 S3 थीटा एफ माइनस थीटा टू। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। M2 S2 कॉमन ले लो, थीटा एफ माइनस थीटा टू आ गया। तो ये अगर हम, हाँ, आपने लास्ट स्टेप में क्या करा? लास्ट में गलत कर दिया मैंने। M3 S3 तो थीटा एफ माइनस थीटा हाँ टू। वही ना, गलत हो गया वो। ये आएगा। अब कई बार क्या होता है, कैलोरीमीटर के कंटेनर का तुम्हें स्पेसिफिक नहीं दिया होता, S3 सपोज नहीं दे रखा है, बट दे गिव यू वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, वो दिया होता है। उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट इज वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर? इट इज मास ऑफ वाटर which has the same heat capacity as that of the calorimeter. लिख लो, water equivalent, water equivalent of a calorimeter equals to mass of water which has same heat capacity, which has same heat capacity as that of calorimeter, as that of calorimeter. हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हमने किया था शुरू में, लास्ट क्लास में। क्या था, याद है किसी को? M into S. C is symbol for heat capacity. Heat capacity is M into S. तो अगर W is mass of water, तो इसकी हीट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? ये हम यहाँ ये अज्यूम करेंगे लिक्विड जो है वो वाटर यूज हो रहा है। सो मास ऑफ वाटर W की हीट कैपेसिटी हो जाएगी WS2 बिकॉज दिस लिक्विड इज वाटर। नाउ दिस हीट कैपेसिटी इज द सेम एज दैट ऑफ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी कितनी है? मास इनटू स्पेसिफिक हीट। तो M3S3 की जगह वी कैन यूज WS2। In place of M3S3 we can substitute WS2। तो ये दो फॉर्मूले हैं कैलोरीमीटर के। तो यहाँ पे M2S2 WS2 आ जाएगा ना, तो इसमें हम क्या करें, S2 में बाहर निकाल देता हूँ, कॉमन, ये आ जाएगा। मतलब हमने जो लिक्विड यूज किया है वो बेसिकली वाटर यूज किया है, उस दोनों का हीट कैपेसिटी से वो स्पेसिफिक सेम हो गया, तो S2 में बाहर निकाल दिया। तो M3S3 को WS2 से रिप्लेस कर दिया। वाटर इक्विवेलेंट का यूनिट ग्राम या किलोग्राम होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, पेज 13। क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 2, पेज 13। क्या आप बता सकते हो आपने M3S3 को WS2 कैसे लिखा? वो है ना, डेफिनेशन लिखवाई ना मैंने, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर W विच हैज द सेम हीट कैपेसिटी एज द अदर कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर की हीट कैपेसिटी कितनी है M3S3? मास ऑफ वाटर W है, तो W मास ऑफ वाटर की हीट कैपेसिटी कितनी हुई? MS2। S2 यहाँ पे वाटर है, मतलब एस जो लिक्विड हमने लिखा है ना, दैट इज बेसिकली वाटर।
तो S2 इज हीट, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो हीट कैपेसिटी बन गई। सो वाटर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर विच हैज द सेम हीट कैपेसिटी एज द कैलोरीमीटर। अगर इन केस तुम्हें कैलोरीमीटर का मास और स्पेसिफिक नहीं दिया तब ये यूज करना है, अदरवाइज फॉर्मूला नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो अब। पेज मिल गया सबको क्वेश्चन? सारी यूनिट्स देख लेना, ऐसा ही होनी चाहिए। एक बार सारी वैल्यूज लिख लो। M1 M2 M2 M3 S1 S2 S3 and then substitute in the formula. क्या हमें कॉपर और वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता होना चाहिए? नहीं, गिवन होगा वो, इसमें नहीं गिवन है। देखो किसी और क्वेश्चन से पिक कर लो, होना चाहिए कहीं ना कहीं तो। स्पेसिफिक गिवन होगा। ये तो देखो, गूगल करो, एनसीईआरटी में देख लो कितना दे रखा है कॉपर का। इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 है ना। टेम्परेचर उसका 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बॉइलिंग वाटर में रखा है तुमने, है ना। एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हमें फाइंड करनी है। देन कैलोरीमीटर का मास दे रखा है M3.14 kg। टेम्परेचर कितना है इसका? 20 डिग्री सेल्सियस। कैलोरीमीटर कॉपर का बना हुआ है, Cu का। तो एक बार एनसीईआरटी में टेबल में देखो स्पेसिफिक टू कॉपर कितना है।
385 382 जूल 385 385 हाँ जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, राइट। एंड कैलोरीमीटर में वाटर भरा हुआ है, उसका तो मास कितना है वाटर का? 0.25 0.25 kg। स्पेसिफिक वाटर में बताइए, 4200 ले लेते हैं या 4186 ले लो। 4186 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, केल्विन एक ही बात है। टेम्परेचर वही होगा, 20 डिग्री सेल्सियस। एंड इक्विलिब्रियम टेम्परेचर दिया है, कितना इक्विलिब्रियम टेम्परेचर? 23। अब फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड। कुछ अजीब सा आंसर आ रहा है। देखो आंसर पीछे कितना अजीब सा है। 0.911 दिया हुआ है मेरा 5000 समथिंग। इतना बड़ा तो नहीं आना चाहिए। 0.047 को मल्टीप्लाई किया तुमने 77 से, 0.25 होता 1/4। इसको मल्टीप्लाई कर लो, इनटू दिस इज 7। इनफैक्ट 7 जो राइट साइड से है वो उससे कट जाएगा 11 टाइम्स। ये नहीं, 0.14 तो 385 कितना आ रहा है? फिर 7 कहाँ से आया हूँ? सॉरी, गलत कर, 3 है ना। फॉल हो गया तो। 44 into 77 3619 होता है। हम्म कितना, 3? 619 नहीं, इधर नहीं, इधर नहीं, 44 into 7। अच्छा नहीं, ये कितना, ये वाला हाँ, कितना है बताओ? 3619 और उसके पीछे 3 में डॉट आ जाए तो 3.619। 19 3.619। ये कितना आ रहा था? 0.14 into 385, 53.9। इसको 4 से कैंसिल कर दो, आ रहा है ये 1000 समथिंग आएगा ये। 1050 1034। 1050। 50 कैसे आ जाएगा? मैंने 25 into 42 किया है। तुमने 4200 लिया होगा ना इसको। हाँ, हम्म तो कितना बताया तुमने, 10? 50। नहीं, 4186 लेंगे तो कितना आएगा? हाँ, 1034। ऐड कर लो फिर इसको।
1087.9 into 3. तो 1087.9 into 3 डिवाइड बाय, इसको राउंड ऑफ कर ले, 3.619 है, 3.6 ले लो, 1087.9 into 3/36। तो 900 समथिंग है ना, कितना? सर 1034 थोड़ी होगा, 104 कुछ होगा ना? 10। 46, 1046 होगा ना? राइट राइट। वन जीरो 46, सर 26 आ रहा है। 26 कैसे आएगा? ओ 18, सॉरी, हाँ 18 14 है ना, 14। 18 को 16 4 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, है ना? तो फिर तो सारा गड़बड़ हो गया। 0.5, 1046.5। ये चेंज होगा फिर। कितना आया टोटल करके? हम्म 1100.4। ये आया ना? फिर इसका सॉल्व करना। 1104 को 12 से डिवाइड किया, 9 समथिंग, बताओ कितना आ रहा है? उन्होंने पीछे आंसर 0.911 किलो जूल दिया। हाँ ठीक है, वही आ गया, किलो जूल वही हो जाएगा, 900 समथिंग आ रहा है ये। दिस वुड बी इन जिलो, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस। किलो जूल में करोगे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या है पीछे आंसर? 0.911 किलो जूल। 911। हाँ। ये आंसर 911 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन। अब तुम क्वेश्चन 53 कर सकते हो। फिफ्टी थ्री ऑन पेज 18। इसलिए लिखना फाइंड द फाइनल टेम्परेचर द मिक्स मॉइस्चर, वो मिक्सचर है। फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, ठीक है।
and here we have 10 gram of water at 30 डिग्री सेल्सियस। अब फाइनल टेम्परेचर बताना है। अब प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हमें ये मालूम नहीं कि फाइनल मिक्सचर में क्या हो रहा है। We don't know whether the entire ice has melted and is converted into water at some temperature, maybe 15 or 20 degrees Celsius. मे बी ये भी हो सकता है कि वाटर इतनी हीट लूज कर जाए आइस को कि वो सारा आइस और वाटर का मिक्सचर बन जाए। वो भी पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विल गो स्टेप बाय स्टेप। हम पहले ये देखते हैं कि अगर पूरा का पूरा आइस 0 डिग्री से कन्वर्ट हो जाए किसमें, वाटर में, तो कितनी हीट इसको चाहिए। हम्म -20 है। अच्छा, तो पहले ये -20 से कन्वर्ट होगा आइस में एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये हम अज्यूम करके चलेंगे सारा का सारा आइस -20 से 0 डिग्री पे आ गया। तो उस प्रोसेस में कितनी हीट ये गेन करेगा, Q1, 20. विच वुड बी MS डेल्टा थीटा, है ना। टेम्परेचर चेंज में MS डेल्टा थीटा यूज होता है। मास कितना है इसका, 5 ग्राम है। CGS में कर रहा हूँ। एस ऑफ आइस में मालूम है 0.5 होती है। डेल्टा थीटा कितना जाएगा, 20। तो कितना आ रहा है हीट, 50 कैलोरीज इसको चाहिए अगर सारा का सारा आइस 0 डिग्री आइस पे आ जाए। अब इधर देखते हैं थोड़ा सा, ये एंट्रेंस में आते हैं क्वेश्चन, एनसीईआरटी का है वैसे तो ये। अगर ये 10 डिग्री वाटर वाटर 30 डिग्री से सपोज 0 डिग्री पे आ जाता है, तो ये इतनी कितनी करेगा हीट लूज, ये भी निकाल सकते हैं हम। अगर 10 ग्राम वाटर 30 डिग्री से 0 डिग्री पे आए तो कितनी हीट लूज करेगा। हीट लॉस विल बी M 30. S, कैलोरीज में इतना होता है, ये होता है 30, मतलब 300 आ गए। काफी ज्यादा कैलोरीज है। दैट वुड मीन कि आइस सारा का सारा -20 से पहले 0 पे आएगा, फिर वो 0 डिग्री से आइस से वो 0 डिग्री वाटर में भी कन्वर्ट हो सकता है ना। सर हमें केजी में नहीं लेना चाहिए। हम कैलोरीज में कर रहे हैं, कैलकुलेशन कम अपनी कम कर रहे हैं। अच्छा, तो कैलोरीज में जब लेते हैं तब तब क्या सीजीएस में बात। इजी होता है ना हमारे लिए। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये आइस जो अभी 0 डिग्री पे आ चुका है, अगर वो सारा का सारा मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाए, वाटर में, तो कितनी हीट चाहिए इसको फिर। अब फेज चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे वो आइस है और ये वाटर है। फेज चेंज हो रहा है ना। तो फेज चेंज में कौन सा फॉर्मूला लगता है, M × LF का। मास कितना है 5, कैलोरीज 80, 400 कैलोरीज। ये तो बहुत ज्यादा हो गई, इतनी तो है ही नहीं हमारे पास। मतलब 50, कितनी कैलोरी यहाँ पे थी, 50 कैलोरी यहाँ पे, 400 यहाँ पे, जबकि अवेलेबल कितनी है, ओनली 300। इसका मतलब पूरा का पूरा आइस मेल्ट नहीं हो रहा है। सम ओनली सम पार्ट ऑफ आइस विल मेल्ट। इससे मैं ये पता लग गया। इसमें देखो कोई डाउट है तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो इस कैलकुलेशन से हमें पता लग गया दैट एंटायर मास ऑफ आइस विल नॉट मेल्ट, ओनली पार्ट ऑफ इट विल मेल्ट। और फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, कौन सा ऐसा टेम्परेचर जिसमें आइस और वाटर इकट्ठे रह सकते हैं, 0। तो फाइनल टेम्परेचर नो डाउट 0 डिग्री है। उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइनल टेम्परेचर पूछा है ना। तो फाइनल टेम्परेचर 0 है, और कितना आइस है कितना वाटर है हम वो निकाल सकते हैं। ठीक है, कितना आइस है कितना वाटर हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली।
क्योंकि इस इतनी इतनी लूज इसने हीट कर दी है, उतना हम देख लेते हैं कितना ग्राम आइस मेल्ट हो रहा है। सपोज मान लो m ग्राम ऑफ आइस melts into water, तो कितनी हीट लूज करेगा, कितनी हीट गेन करेगा वो? m इंटू LF और m इंटू 80 कैलोरीज। पूरा का पूरा 5 ग्राम आइस मेल्ट नहीं हो रहा है, कुछ पार्ट उसका मेल्ट हो रहा है। तो आइस ने कितनी हीट गेन की? 50, तो वहां पे गेन कर ली, -20 से 0 डिग्री आने पे 80 m ये हो गया। और इसके बाद कितनी हीट थी? 300 कैलोरी। अब हमने कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल लगा दिया, हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस्ट। सो 80 m इज इक्वल टू कितना हो गया? 250। m कितना आ गया? 25/8, 3.125। मतलब इतना ग्राम आइस मेल्ट हुआ। तो फाइनल मिक्सचर का कॉम्पोजिशन क्या हुआ? फाइनल मिक्सचर में होगा 10 ग्राम, तो पहले बचपन से ही पानी था, इतना पानी और आ गया। तो मिक्सचर में यू हैव 3.125 ग्राम वाटर। आइस कितना बचा जो कि अभी मेल्ट नहीं हुआ है? 5 माइनस दिस, 1.875 ग्राम आइस। और दोनों भाई किस टेम्परेचर पे? एट 0 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज वाटर एंड आइस कैन को एग्जिस्ट एट ओनली 0 डिग्री सेल्सियस। आंसर पीछे देख लो क्या है। हम्म, कुछ 53 का देख रहे हो? गड़बड़े, आगे पीछे देखो आंसर, कोई दूसरा सीक्वेंसिंग चेंज हो गई होगी। छोड़ो अदरवाइज। तो दिस वाज कैलोरीमेट्री। अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्मल एक्सपेंशन। जीआई कराया है स्कूल में? सर हम्म। कराया था। मंडे को क्या क्या आ रहा है वैसे? ये चैप्टर और सिर्फ सरफेस टेंशन। तो ये चैप्टर पूरा आ रहा ही है, उसमें तो हाँ जी। कंडक्शन, वो हीट ट्रांसफर भी आएगा। हम्म, तो तुम वो पुराने वाले वीडियो देख सकते हो, पड़े हुए हैं इसमें ग्रुप ठीक है। में, 11th क्लास के लास्ट ईयर के। थर्मल एक्सपेंशन। नाउ यू नो दैट इफ वी सप्लाई हीट टू वायर, मेटालिक वायर ले लेते हैं, इसका इनिशियल लेंथ इज L1, मेटल वायर। दिस इज लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। तो इफ इनिशियल लेंथ इज L1 एंड टेम्परेचर इज θ1, तो क्या होगा? On heating it uniformly to high temperature will result into new length L2 at higher temperature θ2. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, उसके जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर वायलेंटली, उनके जो फोर्सेस हैं वो वीक हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट देयर इज इंटरअटॉमिक सेपरेशन इंक्रीजेस एंड ओवरऑल लेंथ ऑफ द वायर वुड इंक्रीज, लेंथ बढ़ जाएगी। सो चेंज इन लेंथ कितना होगा? L2 माइनस L1। चेंज इन टेम्परेचर कितना है? θ2 माइनस θ1। So if we heat a metallic wire to higher temperature, then its length will increase. And it is found that this increase in length
is directly proportional to rise in temperature. ऑब्वियस सी बात है, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना उसका लेंथ बढ़ेगा। ये भी नहीं कि इतना टेम्परेचर बढ़ा देगा वो मेल्ट ही हो गया। तो यू हैव टू इंश्योर दैट द टेम्परेचर राइजेस विद इन less than the melting point of the wire. And this is also observed that increase in length is directly proportional to initial length. अगर सपोज 10 सेंटीमीटर का वायर है, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री से बढ़ा दिया। दूसरा वायर है 100 सेंटीमीटर, काफ़ी लंबा, उसका भी टेम्परेचर राइज किया सेम अमाउंट से। तो जिसकी इनिशियल लेंथ ज़्यादा है उसमें इंक्रीज इन लेंथ ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली बात है, इंटरएटॉमिक सेपरेशन, बहुत सारे एटम्स होंगे ना, लेंथ ज़्यादा है तो उनका हर, अगर सपोज उसमें मान लो 10 एटम हैं एक के बाद एक, उनमें लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है 0.1, तो 10 का हो जाएगा 0.1 × 10। यहाँ पे 100 है तो 0.1 × 100 ज़्यादा होगा। तो सेम टेम्परेचर राइज, इस वाले में एल कांस्टेंट रखा था हमने, सेकंड वाले में डेल्टा थीटा कांस्टेंट रखा है। So if you club these two, delta L proportional to L1 delta theta. Or delta L is equal to alpha L1 delta theta. Alpha is a constant which depends upon nature of material. And it is called coefficient of linear expansion. This is coefficient of linear expansion. कैसे डिफाइन करोगे इसको? If L1 is 1, delta theta is 1, then alpha would be delta L. If temperature of unit wire, unit length wire is increased by unity, if temperature of a unit length of a wire is increased by unity, then alpha equals to increase in length. Then coefficient of linear expansion equals to increase in the length of the wire. That would be definition of alpha. इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट यहाँ से आ जाएगा, मीटर बाय मीटर पर डिग्री सेल्सियस, मतलब यूनिट इज 1/degree Celsius. यस, और 1/Kelvin. Kelvin. सो लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड काफी कम होता है वैसे, 10⁻⁻⁴ -3 टाइप्स होता है। ऑल्सो डेल्टा एल को यू कैन राइट L2 - L1 is alpha L1 delta theta. L2 is equal to L1 1 plus alpha delta theta. तो अगर हमें लेंथ फाइंड करनी है तो वी कैन यूज दिस रिजल्ट और दिस फॉर्मूला, फाइनल लेंथ। Delta theta is change in temperature. Alpha is coefficient linear expansion. L1 is initial length. L1 is initial length of the wire. लीनियर एक्सपेंशन की नॉलेज के फायदे क्या है हमें, एप्लीकेशन क्या हो सकता है इसका? तुमने ट्रेन देखा होगा, हाँ। ट्रेन निकालने में। हम्म ट्रेन के जो ट्रैक्स होते हैं दे आर मेड ऑफ स्टील। तो दो ट्रैक जो होते हैं उनके बीच में सम गैप इज लेफ्ट,
बिकॉज समर में क्या होगा, टेम्परेचर राइज करेगा। जब टेम्परेचर राइज करेगा तो देयर शुड बी सम स्पेस फॉर द ट्रैक टू एक्सपैंड। अदरवाइज क्या होगा, तुमने अगर जगह नहीं छोड़ी, उनको बिल्कुल ज्वाइन कर दिया ऐसे, तो when temperature would increase their length will increase, as a result they will buckle, मतलब टेढ़े हो जाएंगे ये। तो दो ट्रैक के बीच में गैप छोड़ते हैं, दोनों को ज्वाइन करते हैं, फिश प्लेट्स होती हैं, उसका नाम फिश प्लेट है, नॉर्मल प्लेट होती है मेटल की, उसे ज्वाइन कर देते हैं, बोलते फिश प्लेट्स। हाँ। केमिकल फैक्ट्रीज में भी होता है, जहाँ पे हॉट लिक्विड गैसेस पास थ्रू पाइप्स, वहाँ पे यू शेप के बेंड देते हैं इस तरह से। तो जब टेम्परेचर विल राइज, दीज मेटालिक पाइप्स वो एक्सपेंड करेंगे। तो इसमें क्या फायदा होगा, जो भी एक्सपेंशन होगा ना, वो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें आ जाता है। दिस यू शेप इज गिवन एट प्लेसेस इन द पाइप्स इन केमिकल फैक्ट्रीज। तुमने देखा होगा एसी होता है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फिक्स करने के बाद वो कट ऑफ हो जाता है अपने आप। फ्रिज में भी ऐसे ही होता है। वो कैसे होता है, तो उसमें क्या करते हैं, देख, there's a device called thermostat. Thermostat is nothing but a bimetallic strip, दो डिफरेंट मेटल की स्ट्रिप होती है। सपोज इसका अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 है, एंड मान लो अल्फा 1 अल्फा 2 से बड़ा है। तो जब टेम्परेचर राइज होगा तो कौन सा ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, अल्फा जिसका ज़्यादा है वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा ना। तो जब अल्फा जिसका ज़्यादा है बाई मेटेलिक स्ट्रिप में, वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, उसका शेप कैसा हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पे, हायर टेम्परेचर पे इसका शेप ऐसा हो जाएगा। जो मेटल स्ट्रिप जिसका अल्फा ज़्यादा है वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, वो बाहर की तरफ आ जाएगा। तो मान लो अभी इसका इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट है किसी से, तो वो इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट अब ब्रेक हो जाएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। सपोज दिस मेटल वायर, मेटेलिक स्ट्रिप इज इन कांटेक्ट विद अनदर वायर। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बेंड हो जाएगा थोड़ा, बिकॉज ये एक्सपेंड ज़्यादा कर रहा है, तो वो मेटल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज द थर्मोस्टेट, मतलब टेम्परेचर बढ़ने से सर्किट ब्रेक हो जाता है। जब वापस टेम्परेचर वही आएगा, तो ये जब तो वापस इस पोजीशन में आ जाएगा। तो इसको यूज करते हैं टू कट ऑफ द सर्किट इन एसी एंड फ्रिज, बोलते थर्मोस्टेट। हाँ, सब में होता है, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं सब में यूज होता है। नाउ सम मोर सिचुएशंस। सपोज हमारे पास एक स्केल है, वुड वुड का बना हुआ स्केल है, ठीक है, उसमें मार्किंग्स बनी हुई हैं, वुड स्केल, नॉन मेटालिक स्केल यू कैन से। और दिस अ वायर विच इज मेटालिक, मेटल वायर है ये। सपोज एट थीटा 1 टेम्परेचर, इसने इसकी लेंथ मेजर करी L1 एट लो टेम्परेचर थीटा 1। बिकॉज वुड स्केल में तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो सेम ही रहेगा, उसकी लेंथ तो बढ़ेगी ही नहीं। लेकिन व्हेन टेम्परेचर इज हाई थीटा 2, तो लेंथ ऑफ द वायर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी स्लाइटली, द वायर लेंथ विल इंक्रीज, नाउ इट हैज बिकम से L2। सो द लेंथ मेजर्ड बाय द स्केल कितनी होगी, L2 इज इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, where अल्फा इज फॉर द वायर, ठीक है, अल्फा यहाँ पे वायर का है।
तो अगर किसी नॉन मेटालिक स्केल से हम किसी मेटल वायर को डिफरेंट टेम्परेचर पे मेजर करें तो हाई टेम्परेचर पे इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, लोअर टेम्परेचर पे इसकी लेंथ कम आएगी। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर वी हैव अ मेटल स्केल, मेटल स्केल तो एक्सपेंड करेगा, उसका मान लो स्केल का अल्फा एस है, एंड देयर इज अ थ्रेड विच इज नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक थ्रेड। इसकी लेंथ मान लो θ1 टेम्परेचर पे L1 है। तो मुझे बताओ जब टेम्परेचर राइज होगा तो व्हाट विल बी द न्यू लेंथ एज मेजर्ड बाय द स्केल, लेस, मोर और द सेम? सपोज नॉन मेटालिक थ्रेड है, धागा है कोई भी, उसकी लेंथ है 70 सेंटीमीटर 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ के हो गया 50 डिग्री, तो वो जो मेटल स्केल है वो उसको 70 ही मेजर करेगा, या कम मेजर करेगा, या ज्यादा मेजर करेगा? कम। हम्म। थ्रेड थ्रेड को कम। थ्रेड को कम मेजर करेगा, बट उसकी लेंथ तो डिक्रीज हुई ही नहीं है। यस, मेटल स्केल एक्सपैंड हो जाएगा। जो मेटल स्केल 100 सेंटीमीटर का हो सकता है वो 101 सेंटीमीटर का हो जाए, तो मेटल स्केल उसको शॉर्टर मेजर करेगा, ठीक है। सो ऐसे केसेस में जो फॉर्मूला होगा लेंथ मेजर्ड का वो ये लिख लेना, L2 विल बी इक्वल टू L1/1 प्लस अल्फा स्केल डेल्टा थीटा। अल्फा डेल्टा थीटा बहुत छोटा होगा तो उसको न्यूमरेटर में लाके बायनोमियल लगा सकते हो। तो 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा टू द पावर -1, और L2 इज इक्वल टू L1 1 माइनस अल्फा स्केल डेल्टा थीटा। लिख लो ये फॉर्मूला। If a non-metallic thread is measured by a metallic scale, if a non-metallic thread is measured by a metal scale, then the length measured would be less than the original length at lower temperature. Then length measure कितना होगा? L2 इक्वल टू L1 इंटू 1 माइनस अल्फा डेल्टा थीटा। L2 इज इक्वल टू L1 1 माइनस अल्फा स्केल है यहाँ पे, अल्फा स्केल का होगा ये वाला, राइट? This is the situation when you have a metallic scale एंड थ्रेड जो था वो इज बेसिकली नॉन मेटालिक। अब मान लो दोनों मेटल के बने, फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं। हम्म। कुछ नहीं होगा। कुछ तो होगा, कुछ कुछ होता है। मेटल स्केल जो है उसका मान लो अल्फा एस है, और जो वायर है उसका मान लो अल्फा डब्ल्यू है। दोनों डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हैं, बोथ आर ऑफ डिफरेंट मटेरियल। अब क्या होगा? So if they're not affected by heat, then nothing will नो, इट happen. विल बी, स्केल भी elongate हो रहा है, वायर भी elongate हो रहा है। मुझे डिपेंड हाँ, ऑन का कोएफिशिएंट बड़ा है। हाँ, ये होगा ना। तो इसमें फॉर्मूला तुम्हारा होगा अल्फा स्केल, अल्फा वायर माइनस अल्फा स्केल डेल्टा थीटा। ये इसका मास्टर ब्लास्टर है। तो अगर दोनों का मटेरियल सेम है तो अल्फा स्केल अल्फा वायर कट जाएगा, सेम का सेम आंसर आएगा। लेकिन अगर वायर का अल्फा ज़्यादा है तो ज़्यादा लंबा मेजर होगा, अगर स्केल का अल्फा ज़्यादा तो वो कम मेजर होगा। मतलब देखा जाए तो ये तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला है। अब डिपेंड करता है, सपोज ये मेटालिक वायर मेटालिक नहीं है तो इसको जीरो डाल देंगे तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अगर स्केल वुड का है तो फिर ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो दिस इज द मेन फॉर्मूला जिसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो। अल्फा इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। हर मेटल का अल्फा डिफरेंट होगा।
Now suppose we have two different metals, एक की लेंथ L1 है, दूसरे की L1 डैश है, इसका अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 है। तो ऐसे इज इट पॉसिबल दैट एट ऑल टेम्परेचर्स इन दोनों की लेंथ का डिफरेंस सेम रहे? एट ऑल टेम्परेचर्स द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ रिमेन अनचेंज्ड। अगर अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 हो गया। नहीं, अगर वो नहीं है सपोज, फिर क्या होगा? अगर अल्फा 1 अल्फा 2 के इक्वल नहीं है, इज इट पॉसिबल दैट द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स रिमेन्स अनचेंज एट ऑल टेम्परेचर्स? दोनों मेटल के हैं, तो ये पॉसिबल हो सकता है एक पर्टिकुलर अल्फा 1 अल्फा 2 L1 L2 के लिए। देखो कैसा होगा। सपोज मैं टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो जो पहला वाला है उसकी लेंथ बन गई, मान लो L2 डैश, विच इज L1 डैश इंटू 1 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा थीटा। सेकंड का कितना लेंथ है? L2 मान लेते हैं, वो अब बन गया L1, इनिशियल L1 था, वो गया 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा। दोनों को माइनस कर देते हैं। हमने ये लिया ना L2 डैश माइनस L2 शुड बी इक्वल टू L1 डैश माइनस L1 एट ऑल टेम्परेचर्स, यही तो चाहिए हमें, एट ऑल टेम्परेचर्स। तो देखो क्या आएगा इन दोनों को माइनस करके, या L2 माइनस, इसको मैं इनको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, L1 डैश 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा थीटा माइनस L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा थीटा इक्वल टू L1 डैश माइनस L1। L2 dash कहाँ पे? equals to L2 dash minus L2, right? हाँ, L2 डैश माइनस L2 था ना, ये फिर आपने आपने L1 dash minus L1 लिखा है। इसको रिप्लेस किया ना मैंने, दिस इक्वल टू दिस यहाँ से स्टार्ट किया। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ। ओके। अब जब ओपन करेंगे तो L1 डैश अल्फा 2 डेल्टा थीटा, L1 माइनस L1 अल्फा डेल्टा थीटा, L1 डैश माइनस L1, ये कट जाएगा, तो क्या आएगा? L1 डैश अल्फा 2 डेल्टा थीटा इक्वल टू L1 अल्फा डेल्टा थीटा भी कट जाएगा। दैट मीन्स एट अ पर्टिकुलर ratio of alpha, value of alpha in this length, it will be possible. And वो result क्या है हमारा? L1 dash alpha 2 equal to L1 alpha 1. Yeah. So this result you can remember. So अगर ये condition satisfy होगी, then at all temperatures the difference between the lengths will be the same. एक वायर का लेंथ L1 डैश है, उसका अल्फा अल्फा 2 है, दूसरे का लेंथ L1 है और अल्फा अल्फा 1 है। तो अगर दिस कंडीशन satisfied, then the difference between the lengths remains unchanged at all temperatures. आज का एक बार रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
कोई डाउट है इसमें? तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सुपरफिशियल एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, देन ट्रांसफर ऑफ हीट, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन ऑल्सो। सो रिवाइज कर लेना, ठीक है? एंडिंग द क्लास। Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir.